जून अब क्या दिखाने वाला है? अनिश्चितता से भरा है मानसून सीजन और मानसून प्रोग्रेस। अभी का जो मौसम का रुख दिखाई दिया है वो क्या ऐसा है कि अब आगे के लिए हम और अलर्ट हो जाएं? हम जिस जियोग्राफिकल रीजन में हैं, मानसून के आने का समय है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल समय होता है। केदारनाथ में जब त्रासदी हुई थी सर, तो उसके बाद हर तरफ से यही आवाज़ उठी थी, ये जो बढ़ता पर्यटन है और इंसानों ने जो वहाँ पे भी कंक्रीट का जंगल बना दिया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, इतनी गंदगी हमने शहरों की वहाँ पर पहुँचा दी, ये उसके चलते हैं। पहाड़ों की बात करें, ज़्यादा हिस्सा इसका मैन मेड है। अब शायद जो सर्दियां हैं वो आगे खिसक गई हैं, अब शायद जो गर्मियां हैं उनका समय बदल गया और इस बार तो ये जो मॉनसून पहले आ गया है, तो क्या ये वाकई समझा जाए कि मई के महीने में जिस तरह से बारिश हो रही है तो अब मॉनसून थोड़ा पहले खिसक चुका है? पिछले कुछ सालों की बात करें, 10-15 सालों 12-15 सालों की बात करें, मानसून अगर जल्दी आता भी था तो 1-2-3 दिन 30 मई को आ गया, 31 को आ गया और इस बार तो 24 मई को। तो बदलाव तो है। जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं धीरे धीरे करके वो डिप्लीट होती जा रही हैं। वी आर इनवाइटिंग अनदर प्रॉब्लम। अगर इसी तरह तापमान और बढ़ा, 2 डिग्री जब और बढ़ेगा, तो हमारा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुरी, ये जितने शहर भारत के हैं, 2050 तक इसके कुछ हिस्से स्थायी रूप से डूब सकते हैं। खतरा तो बहुत हाई स्केल का है। हम रियलाइज करें या नहीं करें, क्लाइमेट चेंज इज़ ए रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए रियलिटी। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेठी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज बात होने वाली है बदलते हुए मौसम की, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और वो इसलिए भी क्योंकि मई का महीना बहुत डरावना रहा है। वो समय जब हम मई और जून में लू का इंतज़ार कर रहे होते हैं और चारों तरफ से हमें लू लगने से मरने की खबर मिल रही होती है कि फलानी जगह बहुत गर्मी पड़ रही है, ढिमाक की जगह बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में इस बार आंधी आया, तूफान आया, बारिश हुई, और ये जो प्री मॉनसून वाली बारिश इस बार हुई है वो बड़ी खौफनाक रही है। घर की चौखटें तक उड़ गई और अमूमन हर शहर से ऐसी तस्वीर सामने आई ही है। हमें लगा अब ज़रूरी हो गया है कि बदलते हुए मौसम के ऊपर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि हर साल हम दादी नानी से तो ये सुनते हैं कि भाई ठंड तो हमारे ज़माने में पड़ती थी, अब ये भी कोई ठंड पड़ रही है। और वो ठंड का जो समय है आप वो भी अगर याद कीजिए तो दिसंबर वाला जनवरी में शिफ्ट हो गया है, जनवरी वाला फरवरी में शिफ्ट हो गया है, बरसात थोड़ी पहले खिसक गई है। तो ये जो मौसम आगे पीछे खिसक रहा है, ये क्या किसी खतरे के पहले की आहट है? क्या हम सबको सचेत हो जाना चाहिए? और डरावनी मई के बाद अब जून क्या करने वाला है, ये बताने के लिए आज इस पॉडकास्ट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मिल करके बोर्डिंग पास हम देते हैं। मेरे साथ हैं एवीएम जीपी शर्मा सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मेरे लिए तो खैर मई का महीना, हम अगर नोएडा और दिल्ली की बात करें तो बहुत डरावना था सर। हमारी ही सोसाइटी में या अगल बगल की जो सोसाइटीज़ है उसमें हमने देखा कि किस तरह से जब आंधी तूफान चला, और ये वो समय था जो आंधी का था नहीं, तूफान का था नहीं। तो मैं मई के ऊपर या जो मौसम विभाग की चेतावनी है उस पर, मतलब पहले के ऊपर चर्चा करने के पहले आगे पर अगर बात करना चाहूँ कि जून अब क्या दिखाने वाला है। देखिए, जून में जब तक मानसून नहीं आ जाता है देश के उत्तरी भागों में, और देश के उत्तरी भागों में मानसून जून के अंत में आता है। दिल्ली की बात करें 27 जून नॉर्मल डेट है। तो जब तक मानसून किसी जगह पे नहीं आता है उन जगहों पर प्री मानसून की परिस्थितियां बनी रहती हैं। कहने का मतलब है कि जो थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये सब प्री मानसून के साथ ही ऐसी हैज़ार्ड्स देखने को मिलते हैं, तो वो तब तक चलता रहता है। लेकिन इस बार शुरुआत तो जल्दी हुई है मानसून की, हालांकि उसका कोई लिंक नहीं है कि उसका आगे अलग अलग हिस्सों में जब जाएगा तो वहाँ भी कब पहुँचेगा। अपेक्षा यही की जाती है एक आम आदमी से ने कि मानसून जल्दी आया है, इस बार तो दिल्ली में भी जल्दी आ जाएगा या बाकी क्षेत्रों में भी, उत्तर भारत के बाकी क्षेत्रों में भी जल्दी आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत इसके बारे में कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 1 महीने का समय अभी लगभग बाकी है। बाकी जहाँ तक प्री मानसून के मौसम के बारे में आपने बात करी कि इतनी सीवियरिटी थी स्टॉर्म्स की भी, पहले भी कभी कभी तो ज़रूर हुआ है और ऐसा हो सकता है आने वाले समय में भी ज़रूर होता रहेगा। 2018 की बात करें, 19 की बात करें, दिल्ली जैसी जगह में ही सफदरजंग में 106 किलोमीटर की स्पीड से हवा रिकॉर्ड की गई थी गति। ये 2 मई की बात है और उसके बाद शायद 13 मई को भी एक और इंसिडेंट हुआ था। तो कहने का मतलब है ऐसे कुछ ना कुछ हालात ज़रूर बन जाते हैं, मौसम की परिस्थितियाँ, जैसे इस बार भी बना। हालांकि बीच में थोड़े कुछ साल तक हमें ये हालात देखने को नहीं मिले, मौसम की परिस्थितियाँ ज़्यादा नहीं बिगड़ी। लेकिन इस साल दिल्ली में ही लगभग ये अभी तीसरा चौथा इंसिडेंट था, एक के बाद एक शुरुआत में था मई में, अभी बीच में एक बार हो गया, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट अभी हुआ, सभी कुछ तो प्रभावित हुआ उसके साथ। अब वायुयान कहें या रेल कहें, रोड कहें, सभी पे इम्पैक्ट हुआ उसका। और ऐसा बहुत बार देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन प्री मानसून इस के बारे में जाना जाता है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में। और जैसा मैंने कहा, जब तक कि मानसून आ नहीं जाता, ऐसे हालात किसी भी जगह, विशेषकर उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में और देश के मध्यवर्ती भागों में ऐसे हालात ज़रूर बन सकते हैं आने वाले दिनों में भी। जी, हम अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि केरला के लिए सर आई गेस जून का जो एंड स्टार्टिंग रहती थी, मई के एंड में हम ऐसा बोलते हैं कि केरला में वेदर वहाँ मानसून आता है। सामान्य तिथि 1 जून है और शुरुआत केरल से होती है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग हिस्सों में कैसे कैसे आगे बढ़ता है, उसकी नॉर्मल डेट्स तो ज़रूर हैं, पर मानसून ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल शेड्यूल को फॉलो करता है। इस बार जैसे लगभग समय से 10-12 दिन पहले है। हाँ। आज के देखो, सामान्य तिथि अगर 1 जून होती है शुरुआत होने की, उसमें भी अभी वक्त बाकी है। देश के लगभग 40% एरिया में मानसून कवर हो चुका है। हाँ। तो मतलब इतना वेरिएशन है, इतनी वेरिएबिलिटी है वेदर में, मानसून में, कि कभी कभी तो उसके बारे में सटीक अंदाज लगाना एक मुश्किल सा काम हो जाता है। और ये बात अभी भी है। और उसके बाद मुश्किलात और बढ़ जाती हैं, इसलिए कि अपेक्षा लोगों की हो जाती है कि अब बाकी जगह तो मानसून आ गया, हमारे भी कभी भी आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है। मानसून की शुरुआत होने में, उसके फर्दर प्रोग्रेस होने में देश के अलग अलग हिस्सों में, उसमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर याद होगा आपको, पिछले साल मानसून ठीक समय पे आया था, 30 मई को आया था। उसके बाद कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके आसपास तो 15-20 दिन के लिए एक स्टॉल हो गया था, आगे बढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए अनिश्चितता से भरा है मानसून सीज़न और मानसून प्रोग्रेस। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है, इसके बारे में जानकारी, हालांकि कोशिश ज़रूर रहती है कि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त भी की जाए, लोगों को भी दी जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अनिश्चितता बनी रहती है, जिसके चलते सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से लोगों के साथ बातचीत करना या वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हर बार संभव शायद ना हो। जी, लोगों को अवेयर करने के लिहाज से ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि मॉनसून में आप पहाड़ी राज्यों का रुख मत करिए, लेकिन इस बार हमने सर देखा कि फ़्लाइट तक डैमेज हो गई, फ़्लाइट नोज़ जिसे हम कहते हैं। हमने देखा कि कैसे वो तो पायलट की सावधानी से सबकी जान बच गई, लेकिन हमने वो तस्वीर भी देखी जब फ़्लाइट में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो सेफ़ नहीं है। अब आगे आने वाले समय में क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूल बंद हैं, तो लोग आगे और ट्रैवल का प्लान कर रहे होंगे। तो अभी का जो मौसम का अभी तक का रुख दिखाई दिया है, वो क्या ऐसा है कि अब आगे के लिए हम और अलर्ट हो जाएँ, फूक कर कदम रखें? सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत तो एविएशन में है। अगर आप रेल ट्रैवल है, रोड ट्रैवल है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप रुक जाएंगे, लेकिन एविएशन में तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप वापस आ जाइए, कुछ करिए, पर आप यू आर इन द एयर,
ऐसा नहीं है कि वहाँ एकदम रुका जा सकता है कि थोड़ी वेट करके फिर चलेंगे, ऐसा नहीं है। और इसीलिए जो पिछला वाला इंसिडेंट हुआ था, हालांकि इसके बारे में कहना अभी उचित भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंक्वायरी अभी चल रही है, क्या रीज़न थे, क्यों हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए एविएशन में, नो। ऐसा मेरा अपना विचार है, मेरा अपना एयरफोर्स का एक्सपीरियंस भी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कैसी ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि जहाज़ एक बैड वेदर पॉकेट में चला जाए जिसमें कि यात्रियों को परेशानी हो, और ऐसी नौबत आ जाए कि ऊपर नीचे सामान भी और लोग भी घबरा जाएं, और ऐसा ही हुआ है इसमें। नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेवारी तो क्रू की है, बिल्कुल। और अब ये इंक्वायरी सामने आएगी तो उसका क्या निष्कर्ष क्या निकला उसके बारे में कई बारी तो आम जनता को पता नहीं चलता, क्योंकि तब तक हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन तब पता चलेगा कि किसकी गलती, कितनी गलती, क्यों हुई और कैसे हुई। बाकी आपने जैसे पहाड़ों की बात की, लोगों के जाने की, 13 जून का समय हमें भूल गया जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी, ट्रेजिडी हुई थी। कितनी जल्दी भूल गए, कितनी ज़्यादा, कितने हाई स्केल की ट्रेजिडी थी, कितने हज़ारों लोग, हमें तो पता भी नहीं है, अंदाज़ नहीं है कि कुल कितने लोग मरे थे। केवल एक असेसमेंट है, एक अकाउंट है, कोई ऐसे नहीं है कि हमारे पास उनका एक फर्म सा फिगर है कि इतने लोग थे, नहीं। लेकिन हम भूल गए, 24 घंटे के अंदर इतना तेज़ वेदर एक्टिविटी हुई थी, सब कुछ धराशायी हो गया। अब के बार हम जाके देखते भी हैं, अभी भी केदारनाथ में उस जगह पे जो बड़ी सी चट्टान सी बनी हुई है, अभी भी वहाँ वो चट्टानें देखी जा सकती हैं जहाँ पे आके रुक गई थी उस मूर्ति के पीछे, मंदिर के, मेन मंदिर के पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पॉकेट है, हम जिस जियोग्राफिकल रीजन में हैं, ट्रॉपिक्स में हैं, ट्रॉपिकल रीजन में हैं, और प्री मानसून सीज़न है या मानसून के आने का समय है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल समय होता है, क्योंकि चेंज ओवर है। दिक्कत कब आती है? जब एक हवा का एक कॉलम है जिसको प्री मानसून का कहते हैं, उसके बाद जब चेंज ऑफ एयर मास जिसको कहा जाता है, अगर वो जब भी होता है उसके साथ बहुत ही वेदर एक्टिविटी बढ़ जाती है, और यही हुआ। और जहाँ जहाँ भी मानसून आता है, कहने का क्या मतलब है कि उससे पहले वहाँ कुछ और परिस्थितियाँ थी, उसमें तापमान किसी और तरह के थे, हवाएँ किसी और दिशा से थी, और उसमें बदलाव होकर मानसूनी जब हवाएँ आ गई, वो वेदर आ गया, मतलब हमारा चेंज हो गया। दिस इज़ व्हाट इज़ चेंज इन एयर मास। और जहाँ भी ऐसा होगा उसमें आपको विजिबली देखने को मिलेगा कि भाई हाँ, बदलाव है। और कभी कभी इसी तरह की एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, सीवियर वन एट टाइम्स, ये सब हमें उसी का हिस्सा है जो हमें देखने को मिलेगा। पहाड़ों की मेट्रोलॉजी या मेट्रोलॉजिकल कंडीशन सबसे कॉम्प्लेक्स है। मैदानी भागों में तो आप फिर चाहे मॉडल बेस्ड है या एक्सपीरियंस है, अलग अलग स्किल्स हैं जिसके कारण आप कुछ तो अंदाज़ लगा सकते हैं कि कुछ शायद ख़तरा बढ़ जाने वाला है, वेदर एक्टिविटी बढ़ जाने वाली है। पहाड़ों में बहुत मुश्किल है। डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बिकॉज ऑफ टेरेन मल्टीफोल्ड, इट मल्टीप्लाइज। दूसरा, साधन उन क्षेत्रों में सीमित रह जाते हैं। हम रख रखाव उन चीज़ों का नहीं कर सकते जो हैं भी अवेलेबल। चाहे आप ऑब्जर्वेशन की, जितने अच्छे हमारे ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म होंगे, उनका नेटवर्क जितना डेंस होगा, उतनी ही हमारी कैपेबिलिटी होगी जो वेदर इवेंट्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने की। तो ऐसा पहाड़ों में संभव नहीं हो पाएगा। रीज़न बहुत हैं, अलग अलग रीज़न हैं। तो इसलिए हम अगर ये लेके चलें कि बिल्कुल सटीक अनुमान पहाड़ों में हर जगह लगा लेना, वो संभव नहीं है। तो इसलिए अगर कोई चेतावनी दी जाती है, कोई अलर्ट दिया जाता है, उसको सीरियसली लें, क्योंकि उसके चांसेस तो बहुत हैं। प्रोबेबिलिटी हो सकता है 50% से ज़्यादा हो उसकी। इसलिए उसको सही मायनों में अगर कहें तो उसको फेस वैल्यू पे अगर लेके चलें तो शायद हमारा कुछ नुकसान होने से बच जाएगा। नहीं करेंगे तो जैसे जैसे एक के बाद एक हर सीज़न में हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसके कारण लोग परेशानी में आते हैं, कुछ नुकसान भी हो जाता है, मैन मटेरियल फैटेलिटीज़ सब कुछ होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ भी नहीं बदलता, हर बार अगले बार फिर वैसे ही शुरू होता है काम।
जिम्मेवारी सरकार की आ जाती है कि लोग जो मुश्किल में फंस गए हैं उनको बचाया जाए, निकाला जाए। तो आए दिन ये हमें देखने को शायद मिलता ही रहेगा, बिकॉज़ कोई सुनने को तैयार है नहीं। मेरा तो अपना ये विचार है कि नहीं, लोग बाग नहीं सुनते हैं। जिसने प्री प्लान किया हुआ है, ट्रैवल बुकिंग है, सब कुछ बुकिंग अगर करके होटल्स वगैरह की रखी हुई है, वो चाहेगा कि मैं जाके देख तो लेता हूँ एक बार कि क्या है, शायद कुछ भी ना हो। ऐसी धारणा है लोगों की। जी, कोशिश मेरी यही है सर, और मैं ये उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप जब इतना सटीक तरीके से लोगों को समझा रहे हैं तो आज आपकी बात कम से कम लोग सुने। मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप प्लीज़ बताइए कि एक बार आप बुकिंग कर लेते हैं तो फिर उसके बाद चाहे कैसी भी चेतावनी आपको मिले, मौसम विभाग कुछ भी बता रहा हो, अलर्ट कुछ भी हो, तब भी क्या आप घर से निकल जाते हैं? इस बार भी क्या आपकी वही प्लानिंग है? क्योंकि तारीख एक बार फिर वही नज़दीक है जो सर ने बताया, 13 जून, और मौसम जो है वो पहाड़ों पर क्या रह गई है, अनप्रिडिक्टेबल है सर बोल रहे हैं। और अभी से ही मौसम में, मेरी ज़बान में तो यही है सर, कि अपना रौद्र रूप अभी से ही दिखा रहा है। तो आपको पूत के लक्षण पालने में एक कहावत है ना, तो वो हमें इस बार पहले ही मौसम की दिखाई दे गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ सर कि क्या ऐसा कुछ है कि क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो चारधाम यात्रा में फिर श्रद्धालु भी उतने ही उमड़ेंगे, तो ऐसा कुछ है कि चारधाम यात्रा पर ख़तरा ज़्यादा है? आप मसूरी नैनीताल जा रहे हैं तो वहाँ पर लैंडस्लाइड का ख़तरा कम है, तो अगर आपको जाना भी है तो आप चारधाम यात्रा मत जाइए, आप दूसरी जगह चले जाइए, ऐसा भी कुछ है पहाड़ों का? देखिए, चारधाम यात्रा के साथ साथ अभी तो अमरनाथ यात्रा भी वो भी होगी। मैंने जैसे बताया, पहाड़ों की मेट्रोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, हिमालयाज़ जो हैं, पूरे के पूरे हिमालयाज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर इससे लेके हिमाचल प्रदेश आगे तक हम चलते हैं, सबसे नई रेंज है पहाड़ों में। हालांकि है लाखों साल पुराने, लेकिन आप हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे नवीनतम, सबसे न्यू रेंजेस अगर हैं एज वाइज, तो वो हिमालयाज़ की हैं। और सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल भी जो हैं तो वो यही रेंजेस हैं। और इनमें भी अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रेजिलिटी जो है वो उत्तराखंड में है। कहने का मतलब है कि कुछ भी अगर छोटा मोटा भी इंसिडेंट कई बार होता है तो पहाड़ों की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण वो किसी बड़े ख़तरे में भी तब्दील हो सकता है। बिकॉज़ हमने पिछले बार देखा भी है, अगर आपने देखिए देश के बाकी भागों में या ग्लोब के बाकी भागों में भी, अभी पिछली रात की ही ये खबर है कि जो स्विस एल्प्स में वो ग्लेशियर कोलैप्स कर गया है। वो कोलैप्स होने के बाद उसके पास का जो गांव है पूरा दब गया उसमें। तो कहने का मतलब है कि फ्रेजिलिटी की वजह से ऐसे जो हमारे पास तो हज़ारों ग्लेशियर हैं और उस क्षेत्रों में, उनमें हमेशा ख़तरा बना रहता है अलग अलग रीज़न की वजह से। कब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, अगर वो कोलैप्स हो जाते हैं क्या होता है, एक तो जैसे मैंने बताया जो भी उसके आसपास के क्षेत्र हैं उसमें दब जाएंगे। उसके साथ इतना मलबा आता है, चाहे वो आप रॉक्स की बात करें, रोलिंग स्टोन्स की बात करें, ट्रीज़ है या मड है, इतना रफ्तार से आएगा, समय नहीं मिलता है आपको बचने का। तो और ये जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे जिसकी मैंने बात की कोलैप्स हुआ, ऐसे हमारे भी हुआ है। ग्लॉफ जिसको कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, इसके कारण ही है। जब कोई ग्लेशियर कोलैप्स होकर किसी वाटर बॉडी में अगर गिर जाता है, कोई लेक है अगर पास में, वो ब्लॉक हो जाती है, उसमें वाटर लेवल बढ़ता रहता है और एक स्टेज आती है जब वो बस्ट हो जाएगी तो क्या होगा, उसके बाद वही पानी का बहाव इतनी तेज़, वो नुकसान किया भी है। अभी पिछले थोड़े साल पहले की बात है, 2021 की या शायद 22 की, जब ये उत्तराखंड में भी हुआ था, हमारे हाइडल प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गया था। कहने का ये मतलब है कि हमें सतर्कता तो बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ेगी इन सब के लिए। हो सकता है हर बार संभव ना हो पाए हर एक इंसान के लिए कि ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल पर्यटक स्थल हैं, लोग बाग जाना ज़रूर चाहेंगे, जाएंगे भी, इनकम का ज़रिया भी हैं, चाहे आप चारधाम यात्रा कहिए या अमरनाथ यात्रा कहिए। श्रद्धा भी लोगों की बहुत रहती है इन सभी धार्मिक एक्टिविटीज़ में। पर कुछ भी कहें, ख़तरे से खाली तो कुछ नहीं है, विशेषकर ये सीज़न प्री मानसून के दिनों से लेके और विशेषकर मानसून के दिनों में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत सफ़र करती है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उन चैलेंज के साथ साथ क्योंकि इतनी सटीक प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सुझाव यही है
कि जब भी कोई अलर्ट, अलार्म, कोई चेतावनी अगर दी जाती है तो उसका संज्ञान लें और उसको अमल में लाएं। जितना हो सके उस दौरान तो थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगला समय फिर मिलेगा जाने के लिए, उसकी इंतज़ार करिए। तो मेरा तो अपना यही सुझाव है जी। सर, अक्सर हम सुनते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बादल फट गया और अचानक से पूरा मलबा नीचे आता है और बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो अगर मैं एक आम भाषा में आपसे समझना चाहूँ कि ये पहला तो बादल का फटना क्या है और क्या इसका प्रेडिक्शन हो पाता है? एक साधारण से शब्दों में कहें तो क्लाउड बर्स्ट का या बादल फटने का इंसिडेंट तब होता है, मतलब बहुत तेज़ इंटेंस रेन, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा। आंकड़ों की बात करें तो जनरली उसका स्केल होता है कि लगभग 100 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए 1 घंटे के अंदर अंदर। इस रेट से अगर वर्षा होती रहती है और कुछ समय के लिए चलती है, 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी चलती है, तो उसी को ही हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। 100 मिलीमीटर वर्षा 1 घंटे के अंदर अंदर हो, किसी भी जगह हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या दूसरे भी हो, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट में गिना जाता है। ज़्यादातर इंसिडेंट्स उसके पहाड़ी क्षेत्रों में ही होते हैं। और जैसे मैंने कहा, फोरकास्टिंग और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेदर, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इन दी हिली टेरेन, ये सब कुछ मिला के एक बहुत ही चिंता का विषय भी बन जाता है और एक कॉम्प्लेक्स स्टेज भी आ जाती है कि प्रिडिक्शन टू द पॉइंट पॉसिबल नहीं होती। अगर आप बोलें कि मैं क्लाउड बर्स्ट की फोरकास्ट कर सकता हूँ, नहीं हो सकती। हम अंदाज़ ज़रूर लगा सकते हैं कि हाँ, ऐसी सिचुएशन बन गई है, इसके चलते भारी वर्षा हो सकती है, इन क्षेत्रों में हो सकती है, वो ज़रूर उसकी प्रेडिक्शन दी जा सकती है। पर क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ज़्यादातर देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है उसकी आप समय से बहुत पहले 24 घंटे पहले दें तो वो तो संभव ही नहीं है। हाँ, कुछ समय पहले जो है, कुछ घंटे पहले जो है, वो भी अगर आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें कि मेनली जैसे आजकल तो वेदर रेडार हैं, तो वेदर रेडार आपको ज़रूर सूचित करेगा, उसमें इंडिकेशन आ जाएगी। अगर आपको पढ़ना आता है, डेटा एनालाइज करना आता है, उसमें ये संभव हो पाएगा कि कौन सा क्लाउड कितना सीवियरिटी है, कितना टॉल है, कितने किलोमीटर तक पहुंच गया है, तो उसके बेस पे अंदाज़ ज़रूर लग सकता है कि बहुत भारी वर्षा होने वाली है। पर वो केवल कुछ घंटे पहले ही पता चलेगा। आप अगर वीकेंड प्लान किया हुआ है 3 दिन पहले से, तो उस वक्त तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि भाई इस बार क्लाउड बर्स्ट होने वाला है। नहीं, एक्चुअल तो उसकी जानकारी ऑन ग्राउंड अगर उसको अप्रिशिएट करना है तो वो केवल उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ घंटे पहले ही उसकी सूचना मिल सकती है। वो भी हर बार वो शायद वो भी संभव ना हो पाए। उससे पहले केवल इतनी जानकारी कि भारी या बहुत भारी वर्षा कुन क्षेत्रों में होने वाली है। क्लाउड बर्स्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देना संभव नहीं हो पाएगा। और पहाड़ों में तो खास कर, क्योंकि उसमें जो ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो वेदर रेडार हो या कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, उसकी अपनी ही लिमिटेशन है। वो ट्रैक नहीं कर सकता। लाइन ऑफ साइट है, हिली एरियाज़ हैं, वैलीज़ हैं, पीक्स हैं, उसकी पेनिट्रेशन इतनी नहीं होती है, उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है पहाड़ों में फोरकास्ट की, प्रेडिक्शन की सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए होगा ज़रूर, इस सीज़न में भी होंगे, क्लाउड बर्स्ट ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप कहें कि उसके बहुत पहले से उसका पूर्वानुमान लगा के आपके साथ शेयर की जाए, लोगों के साथ शेयर कर दी जाए उसकी जानकारी, वो संभव नहीं हो पाएगा जी। और ऐसी स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि 2 से 3 घंटे पहले भी शायद पता लगाया जा सके, उतना पहले भी अगर सर बताया जा भी सके, तब भी पहाड़ी इलाके ऐसे होते हैं, अब रात में अगर अनुमान है तो लोग सो रहे हैं, और पहाड़ी इलाके से तो बच के भी आदमी कहा जा सकता है। जब तक वो नीचे उतरेगा तब तक तो मेरे ख्याल से हादसा हो चुका होगा। एक चीज़ अगर आप शॉर्ट में हमें और समझाएं सर कि क्या वजह है कि पहाड़ी इलाकों में ही बादल फटने की घटना ज़्यादा हो रही है? जो टेरेन है दैट इज़ मोर कंड्यूसिव, क्योंकि पीक्स हैं, वैलीज़ हैं,
द डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीजेज, क्योंकि जो एयर फ्लो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है उन क्षेत्रों में जाके। बाकी मैदानी क्षेत्रों में एक बार अगर वेदर एक्टिविटी होती है वो हो सकता है आधा घंटा पौना घंटा लगा के पास चली जाए, आगे चली जाए। पहाड़ों में वो इट गेट्स ट्रैप्ड आल्सो, वेदर एक्टिविटी जो है वो ट्रैप भी हो जाएगा। ट्रैप होने का मतलब है वो ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक भी वो चल सकती है। तो इसलिए उन सब के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा मुश्किलात बढ़ जाते हैं। दूसरा, चाहे कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है पहाड़ी क्षेत्रों में, एक तो 24/7 मैनिंग जो है उसकी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वेदर रेडार ऐसा है, आप किसी दूसरी जगह, रिमोट जगह पे किसी दूसरी जगह जा के भी उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, पर अगर उसी जगह से ही बैठे बैठे वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है फैसिलिटी मॉनिटर करने की, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। और उसके साथ साथ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। करेंसी ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वही जो इन्फॉर्मेशन अगर मुझे अभी के अभी डिसेमिनेट करनी है, अगर मैं उसमें कुछ घंटों की देरी करता हूँ तो इट बिकम्स स्टेल, इट लूजेज इट्स मीनिंग, फ़ायदा ही नहीं रहेगा। डिसेमिनेशन हैज़ टू बी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए। कोई ऐसा समय है जिसमें कि लोगों तक पहुंच पाना संभव नहीं है, मीन्स नहीं है, तो आप बताएंगे कैसे उनको? जैसे मैंने कहा, देर रात में, मध्य रात्रि या उसके बाद से कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि किसी विशेष एरिया में अगर ऐसा होने वाला है या बहुत हैवी रेन होने वाली है, तो उसको लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा तो सकती है, लेकिन एक मुश्किल काम है। समय रहते, दिन के समय अगर कोई विपदा आपदा आ भी जाती है तो उसमें बचाव का कुछ ना कुछ चांस ज़रूर बना रहता है। हाँ। चाहे जैसे हम अर्थक्वेक की बात भी कहें, अगर दिन के समय आता है तो कुछ तो संभव हो पाएगा, लेकिन सोते सोते ही अगर कुछ हो गया तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसी तरह ये वाली जो नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं, हैवी रेन्स की, क्लाउड बस्ट की, ये भी अगर समय रहते, दिन के समय, दिन के उजाले में रेस्क्यू ऑपरेशन ही हो, वो भी संभव तभी हो पाते हैं। तो मुश्किलात बहुत सारी हो जाती हैं। समय अगर अनुकूल है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शायद जल्दी पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं, रेस्क्यू अगर चाहिए तो वो भी आप अंडरटेक कर सकते हैं। तो आसानी थोड़ी ज़रूर हो जाती है, लेकिन उन सब कुछ हर बार संभव नहीं हो पाता। तो उसी कारण ही जब कोई ऐसी त्रासदी, आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी आ जाती है, तो उसके कारण हमें उससे जूझना पड़ता है। और नुकसान एक बार नहीं, पहले भी बहुत बार हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी इसके बारे में। जी। केदारनाथ में जब त्रासदी हुई थी सर, तो उसके बाद हर तरफ से यही आवाज़ उठी थी। जितने हमारे पर्यटन, हमारे जितने एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो बढ़ता पर्यटन है और इंसानों ने जो वहाँ पे भी कंक्रीट का जंगल बना दिया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, इतनी गंदगी हमने शहरों की वहाँ पर पहुँचा दी, ये उसके चलते है। तब भी लोगों ने कहा था कि मौसम नहीं बदल रहा है, मौसम बदला ले रहा है। तो आप भी क्या ये मानते हैं कि ये जो पहाड़ों पर हो रहा है, अचानक से कभी भी कुछ भी हो जाता है और एक बड़ी त्रासदी होती है, उसके पीछे हम इंसान ही हैं, हम मनुष्य भी हैं, ये आपका भी मानना है? मतलब मैं और इसे क्लियर करूं, आप इसे नॉर्मल मान रहे हैं कि प्रकृति में ये होता ही है, या आप इसे मान रहे हैं कि ये मैन मेड है? बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका मैन मेड है। जैसे जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज में भी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रोल है। इसी तरह इसमें भी पहाड़ों की बात करें, अभी मैंने जिससे बात की कि फ्रेजिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, विशेषकर उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में। और जितना पर्यटन बढ़ता है और जितना उसके लिए जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये सब एक एडिशनल लोड है उस क्षेत्र पर, जो कि पहले से ही फ्रेजाइल है। लेकिन ये सब लोड बढ़ जाने के कारण आए दिन हमें देखने को मिलता है, एक स्टेज ऐसी पहुंचती है कि हम उस कगार पे पहुंच जाते हैं जिसमें कि चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं, और उसके कारण फिर दैट इज़ इररिकवरेबल। अगर वो, हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम पहले तो
उसका संज्ञान लें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके कारण आफ्टर ऑल पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इतना आसान काम नहीं है। उसमें जो छेड़छाड़ होती रहती है उसका बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। जो भी उसके सतह के नीचे तक जो है वो सब प्रभावित होती हैं, उसके जो बेस है वो प्रभावित होता है। ऐसे ही त्रासदी नहीं आती है, कुछ ना कुछ उसकी बैकग्राउंड ज़रूर रहती है। पर हम डेवलपमेंट के चलते या पर्यटक को बढ़ावा देने के चलते हम कोशिश में रहते हैं कि ठीक है, साधन और ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं लोगों को, अच्छी बात तो है, लेकिन ऑल दीज फैसिलिटीज़ कम विद सम कॉस्ट। दैट कॉस्ट वो कभी कभी मटेरियल कॉस्ट तो है ही है, लेकिन जो ह्यूमन लाइव्स आर देयर, प्रीशियस लाइव्स, यू कांट लूज देम। ओके, दैट इज़ माय व्यू। ये केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मैं सिर्फ आपका नज़रिया समझना चाहती हूँ कि क्या उससे भी वहाँ के जो पहाड़ हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें बाकायदा बताया गया था कि ये पर्यटकों के लिए ज़रूर सुविधाजनक हो गया है कि जो बूढ़े हैं वो भी अब जाकर के यात्रा कर पा रहे हैं, लेकिन वो जो पूरी सराउंडिंग है वहाँ पर पहाड़ों की, उसको इससे नुकसान ही पहुँच रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैंने आपको जैसे अभी कहा कि वेदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है पहाड़ों के अंदर। हाँ। चाहे नीचे गौरीकुंड या दूसरे हेलीपैड से लेके केदारनाथ पहुंचने के लिए लगेंगे 15-20 मिनट ही, हो सकता है आधे घंटे से कम समय लगेगा। लेकिन एक तो मौसम में बहुत जल्द बदलाव आ जाता है। जितने हेलीकॉप्टर फ्लाइंग है, सबसे बड़ा गोल्डन रूल तो उनके लिए ये है कि सभी हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कांटेक्ट में रखनी पड़ती है। हर किसी वक्त अगर वो फ्लाई कर रहा है, ग्राउंड कांटेक्ट हैज़ टू बी मेड ऑल द टाइम। नहीं हो पाता, चांस लिया जाता है, बदलाव इतनी जल्दी होता है, आपके सामने क्लाउड्स एकदम से आ जाते हैं, आप यू आर ऑब्सक्योर्ड कंडीशन उसके अंदर फ्लाई। मैंने देखा है, मैं खुद गया हूँ, जब पैदल गया हूँ नीचे गौरीकुंड से केदारनाथ, और साथ में बगल में जो वैली बनी है उसमें हेलीकॉप्टर भी फ्लाई करते देखे हैं मैंने। और ऐसी कंडीशन आई कि जब क्लाउड्स आए तो आपको जहाज़ तो नहीं दिख रहा, और आई एम श्योर कि जो जहाज़ जो पायलट है उसको भी तो ग्राउंड नहीं दिख रही। तो ऐसी कंडीशन में भी फ्लाई कर रहे हैं। दूसरा, जितने ये फ्लाई करते हैं हेलीकॉप्टर या हमारे जो ये साधन हैं उन क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ों में हमेशा ये लाइट हेलीकॉप्टर होने चाहिए, आल्टीट्यूड की वजह से आसान रहता है ज़रा। और जितने ये ज़्यादातर तो हेलीकॉप्टर्स हैं सिंगल इंजन है, सिंगल पायलट भी हैं। जनरली एक हेलीकॉप्टर में 2 पायलट कुछ ना कुछ एक दूसरे को मदद करने के लिए, देखभाल करने के लिए, जानकारी के लिए तो एक दूसरे को बताते, लेकिन ये है सिंगल पायलट है तो उसको वो ही इज़ द होल सोल, सब कुछ करना है, टेरेन भी देखनी है, वेदर भी देखना है, अगल बगल भी सब कुछ जानकारी देनी है। ह्यूमन माइंड है, गलती किससे होती है? गलती तो उससे ही होगी और होती है। कोई भी तो ऐसा साल नहीं गुजरा ठीक जिसमें कि हमारा कोई हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट ना हुआ हो। कोई साल गिनाइए इन्हीं सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ये सुविधा उपलब्ध है, या इन यात्रा के दिनों में आए दिन कुछ ना कुछ तो होता रहता है। देखिए, एविएशन में तो एवरीथिंग इज़ नॉट सेफ, हमें तो रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर है तो, लेकिन इन क्षेत्रों में रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और विशेषकर मानसून के दिनों में तो अनप्रडिक्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले कहा, बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको ऐसे स्थितियां देखने को मिलेगी कि उसमें देयर इज़ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप बीच में हैं, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, सो यू प्रेस ऑन। और उस चक्कर में कभी यू डू नॉट नो कि ये हिलॉक जो है तुम्हारे से कितना दूर है, कितना दूर रह गया, लेफ़्ट है राइट है कैसे है। एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं। मशीन फेलियर भी होते हैं, उसके कारण भी होता है ज़रूर, इंसिडेंट ज़रूर कम है। टेक्निकल एरर ज़्यादा है, ह्यूमन एरर ज़्यादा है। वो इसी कारण है कि वहाँ वेरिएबिलिटी ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा है। जो आपके मैनेजेबल सिचुएशन है, दैट पॉसिबली क्रॉसेस द लिमिट आल्सो। ओके, सो उसके चलते हमें ये सब देखने को मिल रहा है। ज़रूरी है कि हम गाइडलाइंस रखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मापदंड नहीं बनाए गए हैं, बाकायदा हैं, हम उनका उल्लंघन करते हैं। जब भी करते हैं तो उसमें ये स्थिति पैदा होती है और जो इसका विशेष मुख्य रूप से कारण बनती है। जी,
हमने मौसम को बदलते हुए बीते बहुत समय में देखा है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अब शायद जो सर्दियां हैं वो आगे खिसक गई हैं, जितना मुझे समझ आता है। अब शायद जो गर्मियां हैं उनका समय बदल गया, और इस बार तो ये जो मॉनसून पहले आ गया है, तो क्या ये वाकई समझा जाए कि मई के महीने में जिस तरह से बारिश हो रही है तो अब मॉनसून थोड़ा पहले खिसक चुका है? देखिए, ऐसा हम ऑथेंटिकली नहीं कह सकते, इसलिए आज़ादी के बाद से 1947 के बाद की बात करें, आज के दिन में 79 वर्ष हो गए। 79 वर्षों में 13 वर्ष में ही मानसून 1 जून को आया है। बाकियों में मई के महीने में 34 बार और जून के महीने में 32 बार बराबर। तो कोई लार्ज ऑसिलेशन मानसून वेरिएशन को देखने को मिले तो वो नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों की बात करें, 10-15 सालों 12-15 सालों की बात करें, मानसून अगर जल्दी आता भी था तो 1-2-3 दिन 30 मई को आ गया, 31 को आ गया या 29 मई को आ गया, ऐसा हुआ। लेट ज़रूर हुआ, 2 बार लेट आया है। 8 जून को आया है तो 2019 में भी आया है, 2023 में भी आया है 8 जून। लेकिन अगर पहले आता था तो 1-2 दिन इतना ही वेरिएशन था। और इस बार तो 24 अप्रैल बहुत 24 मई को तो बदलाव तो है, लेकिन ऐसा नहीं है पहले नहीं हुआ कभी। सबसे जल्दी अगर मानसून अपने रिकॉर्ड में कभी आया था तो वो 17 मई 1962 को आया था। 17 मई 1962 को उसका ऑनसेट हुआ था। और सबसे लेट कहें 18 जून 1972 को, 18 जून तक। तो इतनी वेरिएबिलिटी है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा हो रहा है। हालांकि 2009 में की बात करते थे जब, तो 23 मई को भी आया था। तो बहुत सारे इंसिडेंट हमें मिल जाएंगे आगे के पीछे के ऐसे करके। पर हाँ, जब भी सामान्य से ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है तो उसका कारण हमें ढूंढना पड़ता है कि क्यों आया, जो कि इस बार के कारण हैं। और इसका ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गया, उसका अनुमान पहले से लगाया गया था और ऐसी भविष्यवाणी की भी गई थी, फोरकास्ट भी दी गई थी। इस बार मानसून समय से पहले आएगा, लेकिन कितना पहले आएगा ये नहीं, अंदाज़ ये नहीं सटीक था कि 24 अप्रैल को ही आ जाएगा, कभी 27 के भी आसपास आ सकता है, 28। तो इसलिए मौसम जो है साइकिल में, वेदर साइकिल में क्लाइमेट चेंज के कारण ही बदलाव तो ज़रूर है। कुछ तो उसका कारण रोटेशन ऑफ द अर्थ भी होता है, जिसका एक्सेस ऑफ द अर्थ, उसमें भी तो कुछ चाहे बहुत हल्का सा ही करिए, उसके टिल्ट में जो है फ़र्क तो हो रहा है। मौसम का सारे जो सीज़न आते हैं किस लिए हैं? ये अर्थ की वजह से ही है, उसकी रोटेशन की वजह से, उसके टिल्ट के कारण ही है, उसकी जो रोटेशन है वो उसके कारण ही है। तो उसमें बदलाव तो ज़रूर है, लेकिन वो बदलाव इतना ज़्यादा नहीं है कि एकदम से हमें 5-10 सालों में हमें इतना बदलाव देखने को मिले। चाहे मानसून साइकिल कहिए या दूसरे जो हमारे विंटर साइकिल है या प्री मानसून साइकिल है, कि उसमें इतने ज़्यादा बदलाव आ जाएं, पर ये विजिबल है। मैं तो कह रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे, मुझे याद है लगभग 25-30-40 साल पहले की बात करें, जिस तरह का मौसम होता था, आज तो वो मौसम देखने को नहीं मिलता है। हाँ। हम जब स्कूल में जाते थे तो उन दिनों में मेरा होम टाउन पठानकोट है, बहुत वर्षा होती है, तो हम पंजाबी में एक वर्ड कहते हैं चढ़ी। चढ़ी का मतलब है कि दिनों दिन बारिश लगी रहती थी, मौसम खुलता ही नहीं था। हाँ। 3 दिन 4 दिन जो है मौसम एक जैसे बंद हो गया, ढक्कन लग गया जिसको कहते हैं, वो उस तरह का था। अब कहाँ, मैंने तो नहीं देखा अभी भी मैं जाता हूँ उन जगहों पे, पर मुझे तो अभी नहीं मिला। तो ये बदलाव है। ये बदलाव क्यों है? वैसे तो हम सब लोग चर्चा करते हैं क्लाइमेट चेंज की, बदलाव उसी के कारण ही है। हम रियलाइज़ करें या नहीं करें, क्लाइमेट चेंज इज़ ए रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग इज़ ए रियलिटी। बहुत बार हम संतुष्ट हो जाते हैं ये सोच के 1 डिग्री का ही तो बढ़ाव है तापमान में, कोई बात नहीं, और 1 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हालांकि ठीक है, हेवन इज़ नॉट गोइंग टू फॉल, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, बट मुश्किलात तो आपकी बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज आपको एक बहुत बड़े खतरे की तरफ लगातार ले जा रहा है। शायद हम अपने जीवन काल में वो समय देखें या नहीं देखें, लेकिन आने वाले जो लोग हैं, आने वाले पुश्तें हैं, उनको ज़रूर उसका जो है भुगतना पड़ेगा, उसका खमियाजा।
उसका ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे हैं उसके बारे में। अगर आपको याद हो, COP29 हुआ, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम COP27, 28, 29, लास्ट 29 हुआ था, बाकू में हुआ था, अज़रबैजान में, नवंबर के महीने में, ठीक है। उसका फोकस अब शिफ्ट हो गया था, उसमें फाइनेंस ज़्यादा फोकस था रादर दैन कि क्लाइमेट चेंज की तरफ भी कुछ कहा जाए। हालांकि फाइनेंस किसके लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, उनके फाइनेंस के लिए उनको मदद दी जाए। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे अपेक्षा की जा रही थी उनकी मदद करें। इस बार जो COP30 होगा, ब्राज़ील में होगा, नवंबर में ही होगा, उसका थीम या फोकस चेंज हो गया है, एडाप्टेशन। कहने का मतलब क्या कि क्लाइमेट चेंज में अगर कुछ हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर वी लर्न कि रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज बिल्डअप करें। और एडाप्टेशन का मतलब है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको एडॉप्ट करने की तरफ थोड़े कदम बढ़ाएं। मतलब जो हो रहा है ये पार्ट ऑफ दैट स्ट्रीम, उसके साथ चलें। तो जो कि कहने दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे कंट्रोल में है नहीं, एक्टिविटीज़ वगैरह हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसा कुछ भी तो नहीं हो रहा है जिसके कारण चीज़ें बेहतर हो जाएं। आज शुरुआत अगर करेंगे भी दशकों लग जाएंगे उसका कुछ असर देखने में, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रॉब्ली इसी के चलते मेरा तो अपनी सोच यही है कि अगर एडॉप्टेशन का मतलब है कि उसके साथ जीना सीखना चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम कैसे सर्वाइव करें बेस्ट पॉसिबल वे।